हेलो। आज का हमारा टॉपिक होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय इतिहास 3 प्रकार का होता है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत शुरू होता है प्राग ऐतिहासिक काल से। प्राग ऐतिहासिक काल का समय कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम लोग 10 लाख ईसा पूर्व बोलते हैं। 10 लाख ईसा पूर्व, 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर वर्धन वंश तक। वर्धन वंश का समाप्त होता है 645 ईस्वी में। इसके बाद मध्यकालीन भारत शुरू होता है मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 712 ईस्वी से लेकर औरंगजेब के पतन तक 1707 ईस्वी। हालांकि इसके बाद अभी मुगल वंश आगे बढ़ा है, लेकिन औरंगजेब एक बहुत ही कुशल और सबसे महान राजाओं में से एक थे अंत में। इसके बाद मुगल जो राजा थे वो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं साबित हुए। इसके बाद तीसरी बात करते हैं आधुनिक भारत। तो ये शुरू होता है 1600 ईस्वी से लेकर आजादी तक 1947। इसके बाद आधुनिक भारत खत्म हो गया। हम लोग संविधान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ये समय पीरियड है, अब आप ये नहीं कहना कि सर 645 से लेकर 712 के बीच में क्या हुआ, तो वो राजपूतों का शासन चला। 1707 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 1600 ईस्वी क्यों लिखा है? 1707 औरंगजेब का पतन हुआ था, लेकिन 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और 1947 में देश आजाद हो गया था, इसलिए अंग्रेज चले गए। तो इतना जो समय पीरियड है भारतीय इतिहास का, उसको हमने 3 भागों में बांट लिया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के बारे में, जो कि लगभग हमारे काफी वीडियो में होगा और फुल डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें कंपटीशन से लेकर एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ न जाए। चलिए आगे डिस्कस देखते हैं। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं, हमें मिले कहां से प्राचीन भारत? तो प्राचीन भारत के स्रोत हैं प्रमुख 4। सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक कवि विवरण, मीन्स जो कवि थे हमारे इतिहासकार थे, उन लोगों ने इतिहास के बारे में लिखा है, तो उससे हमें मिलता है। तीसरा है विदेशी कवि विवरण, मीन्स कुछ विदेशी भारत में आए, उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा। चौथा है पुरातत्व, मीन्स पुराने ऐसे साधन, चाहे लेख हो, चाहे लिखावट हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे स्मारक हो, हर वो चीज जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चले, वो पुरातत्व में आता है। तो इनकी फुल डिटेल से डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में हर वो ग्रंथ जो भारतीय इतिहास से संबंधित हो, उसको हम धर्म ग्रंथ में इंक्लूड करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कुरान भारतीय इतिहास को इंडिकेट करता है? नहीं करता। बाइबल भारतीय इतिहास को इंडिकेट करती है? नहीं करती है। अगर हम बोलते हैं वेद भारतीय है। हाँ, हिंदू धर्म से हर वो ग्रंथ जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है, वो सभी भारत की हैं। अब चाहे हम बोलते हैं जैन धर्म भी भारत का है, बौद्ध धर्म भी भारत का है। तो अगर भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं हम, विदेशी फ्रांस के इतिहास, अमेरिका के इतिहास की बात नहीं कर रहे, भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं। तो भारतीय इतिहास के बारे में हमें किन ग्रंथों से पता चलता है, कहां से पता चलता है? जो कि धर्म ग्रंथ है। तो सबसे ज्यादा फेमस है वेद आप लोग जानते हैं 4 वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं उपवेद, वेदों का निष्कर्ष बताते हैं उपवेद। फिर आते हैं वेदांग, वेदांगों में होता है कि वेदों के बारे में जो एक्सप्लेन किया जाता है, वेदांग, उनके बारे में डिस्कस किया गया। वेदांग 6 होते हैं। उपनिषद 108 होते हैं, जो गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करना पड़ती है। जैसे उपनिषद में बना मंडकोपनिषद जो है, उसमें बोला गया है कि गुरु को सबसे बड़ा माना गया है
और ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ता है। और सत्यमेव जयते ये भी लिया गया उपनिषदों में। वेद, वेदांग, उपवेद, उपनिषद, पुराण 18 होते हैं। महाकाव्य 2 होते हैं, रामायण महाभारत। आर्ण्य मीन्स होता है जंगल। आर्ण्यक मीन्स होता है जंगल में ज्ञान की प्राप्ति। ये जंगल में अकेले रहा जाता है और इसी के समीप वहां पर ज्ञान की प्राप्ति करना पड़ता है। स्मृतियां स्मृति सामाजिक नियमों के बारे में बताती है कि समाज में कैसे कैसे नियम होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, सबसे फेमस है मनुस्मृति, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद आते हैं बौद्ध एवं जैन साहित्य। जैसा कि आप लोगों को बताया था, बौद्ध धर्म भी भारत से संबंधित है और जैन धर्म भी भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो हर वो ग्रंथ जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होगा तो वो उसमें भी भारतीय इतिहास के बारे में होगा, जैन धर्म के बारे में होगा उसमें भी भारतीय इतिहास के बारे में होगा। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, और जैन धर्म में भी 3 पिटक होते हैं, धर्म ग्रंथ। अब बात करते हैं ऐतिहासिक कवि विवरण। उन इतिहासकारों के बारे में जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा या उनकी किताबों में भारतीय इतिहास के बारे में मिलता है। कौन? जो भारत के थे। जैसे हम बोलते हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। या पूरा बोलते हैं मौर्य वंश की नींव रखी थी इन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था और इनके प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने 3 पीढ़ियों के में शासन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के समय तक। इनकी एक बहुत फेमस किताब है अर्थशास्त्र। आप लोग इस बारे में याद रखना, चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, वो एक पॉलिटिकल है, राजनीतिक शास्त्र। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक में देखते हैं कि चाणक्य की नीति, चाणक्य के विचार, चाणक्य के फूफा, चाणक्य के नाना, चाणक्य लिखना भूल गए थे तो इसलिए सोचा मैं लिख दूं। इस टाइप के जो बोलते हैं वो लोग राजनीति की संबंधित बोलते हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं बोलते। क्योंकि अर्थशास्त्र जो एक पुस्तक का नाम है वो एक पॉलिटिकल है कि एक महान राजा के गुण क्या होते हैं, एक शासन करने की नीतियां क्या होती हैं और एक दूसरे राज्यों को हासिल करने की नीतियां क्या होती हैं। ये तो पॉलिटी हो गई। तो पॉलिटी से संबंधित, राजनीतिक, सामाजिक से संबंधित जो भी विषय होंगे वो अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र पॉलिटी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है। मीन्स मुद्रा के बारे में बताया गया कि मुद्रा कैसी होती है, मुद्रा की बढ़ोतरी कैसे किया जाए, मुद्रा को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सब नहीं है। अब बात करते हैं कल्हाड़, रजत रंगड़ी। कल्हड़ जो इतिहासकार है इन्होंने एक पुस्तक लिखी रजत रंगड़ी, जो कि कश्मीर के इतिहास को इंडिकेट करती है। इसके बाद चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के बारे में दिया गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के समय 1191-1192 में तराइन के युद्ध लड़े थे। विशाखदत्त, मद्राक्षस,
विषादक्ति मुद्रा राक्षस मौर्य वंश और नंद वंश के बारे में उल्लेख किया गया है। पतंजलि, पतंजलि की पुस्तक का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य जो पुस्तक है पतंजलि ने लिखी है, वो पुस्तक मौर्य वंश और शुंग वंश के बारे में बतलाती है। अगला है वाणभट्ट। वाणभट्ट की है हर्षचरित। हर्षवर्धन के ऊपर है, वर्धन वंश के बारे में, हर्षवर्धन के शासन काल में क्या क्या हुआ था वो पता चलता हमें वाणभट्ट में। ये हो गया ऐतिहासिक कवि विवरण। अब बात करते हैं विदेशी कवि विवरण। उन विदेशियों के बारे में जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा। तो ऐसे तो बहुत से इतिहासकार हैं विदेशी जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा, तो सबका प्रॉपर अलग अलग डिफाइन करके, अलग अलग करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि ऊपर वाला इरेज करते रहे, आप लोग बैक करके देख लेना और इसे नोट कर लेना। पहला है, ये तीसरा है, दूसरे को इरेज कर दिया। विदेशी कवि विवरण में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनानी की। बहुत से ऐसे यूनानी हैं जो भारतीय इतिहास के बारे में लिखते हैं, जो भारत में आए और उन्होंने भारतीय इतिहास, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सभी दशाओं के बारे में लिखा है। तो यूनानी में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है टीसीएस। टीसीएस ये एक राजवैद्य थे। राजवैद्य मीन्स बोलते हैं डॉक्टर, क्या बोलते हैं, महल के डॉक्टर। फिर इसके बाद हेरोडोटस। हेरोडोटस ने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। हेरोडोटस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में लिखा था कि हेरोडोटस कौन थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फिर इसके बाद करते हैं मेगास्थनीज की। इंडिका। मेगास्थनीज की बहुत फेमस पुस्तक है इंडिका। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, शासनकाल के बारे में बताया गया है। अब मेगास्थनीज भेजा था सिकंदर, द ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। हर वो पॉइंट जो कि, अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक पॉइंट के बाद प्रॉपर के बारे में हम अभी लिखवाते हैं, अभी सिर्फ हम ब्रीफली बताएंगे। जैसे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर कोई इजी एग्जाम पेपर आता है तो ये क्वेश्चन फंसेंगे, 100% आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर टफ हो जाता है तो आगे जो हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल से, तो वो वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए आप बेसिकली देखते चलिए। फिर इसके बाद मेगास्थनीज के बाद आए थे डामेकस। जे आए थे बिंदुसार के दरबार में। फिर इसके बाद आते हैं डायोनिसियस। ये आए थे सम्राट अशोक के शासनकाल में। फिर इसके बाद बात करते हैं प्लिनी की। ज्योग्राफी का इन्होंने पुस्तक लिखी है। लास्ट आते हैं टॉमली। टॉमली ने पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका। अब आप ये देख कर नहीं चलेंगे कि प्लिनी ने ज्योग्राफी का लिखी है तो मतलब ये भूगोल से संबंधित होगी।
ज्योग्राफी का नाम है, लेकिन इसमें भारतीय पेड़ पौधों और वनस्पति के बारे में डिस्कस किया गया है, तो ये भी एक इतिहास हुआ। टॉमली ने नेचुरल हिस्टोरिकल लिखी है, ये भी उसी की टाइप से लिखी थी, अलग अलग समय पीरियड में, तो इसलिए इनकी भी फेमस है। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया था यूनानी के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं चीनी यात्रियों के बारे में। चीनी यात्रियों में ऐसे कौन कौन से थे जो फेमस है? पहले बात करते हैं फायान के बारे में। फायान की एक बहुत फेमस पुस्तक है फॉ क्यू की। इसको थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है और लर्निंग पोर्शन में भी दिक्कत होती है, तो इसको बार बार बोलते रहे, याद करने की जरूरत नहीं है। फॉ का मतलब फायान। फिर इसके बाद आते हैं संयुगन, येनसांग, इनकी फेमस पुस्तक है सी यू की। चौथे आते हैं सिंह। फायान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने 12 साल मौर्य वंश, शुंग वंश सबके शासनकाल के बारे में देखा, और सबसे ज्यादा इनका लगाव था बौद्ध धर्म से संबंधित, कि बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान बटोरा और भारतीय इतिहास के बारे में, उन राजाओं के बारे में, उनके राजाओं के शासनकाल के बारे में लिखा, और इसके बाद फिर वे चले गए थे। संयुगन हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, 12-14 वर्ष तक हर्षवर्धन के शासनकाल में रहे थे, और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था और भारतीय इतिहास के बारे में लिखा और बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी ली। ज्यादातर जो चीनी यात्री थे उनका मेन मकसद था बौद्ध धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बटोरना। हेनसांग 5 साल तक नालंदा में रहे, जबकि संयुगन तो 7-8 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में रहे। अब बात करते हैं अरबी लेखकों। अरबी लेखक में सबसे ज्यादा फेमस है अल बरूनी, क्योंकि इनकी एक पुस्तक है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किताबुल हिंद, तहकीक है हिंद, तारीख है हिंद, ये कोई भी पुस्तक आ जाती है तो उसका नाम अल बरूनी ने ही लिखी थी उन पुस्तकों को। महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे। फिर इसके बाद आए थे फारूकी, उतबी और इब्न बतूता। इनकी पुस्तक का नाम है रेहला। इब्न बतूता के बारे में याद रखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को शहर से आए थे मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में। 6 साल तक इन्होंने काजी का पद संभाला। इसके बाद इन्होंने चीन भेज दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने इब्न बतूता को। इनकी पुस्तक है रेवला। ये अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से आए थे। इसी के साथ विदेशी कवि विवरण कंप्लीट होता है। चौथे की बात करते हैं ऐतिहासिक। पुरातत्व। चौथे की बात करते हैं तो आता है पुरातत्व। पुरातत्व में हर वो चीज जो कि पुरानी हो, लिखावट हो, जिसमें लिखित ना क्या बोलते हैं किताबों में ना छपी हो। जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है अभिलेख। ज्यादा नीचे हो गई, राइटिंग खराब आएगी। अभिलेख, स्तंभ, शिलाओं,
मुद्रा, मूर्तियां, स्मारक। पुरातत्व क्या होता है? जो अभिलेख, अभिलेख क्या होता है? हर वो जगह जहां पर खुदा हुआ हो, वो हो गया अभिलेख। स्तंभ, अब अभिलेख कहां कहां लिखे हो सकते हैं? अभिलेख पत्तों में लिखे हो सकते हैं, अभिलेख मुद्राओं में लिखे हो सकते हैं, अभिलेख मूर्तियों में लिखे हो सकते हैं, अभिलेख दीवालों में लिखे हो सकते हैं, अभिलेख स्तंभ में लिखे हो सकते हैं, अभिलेख चट्टानों में लिखे हो सकते हैं, अभिलेख गुफाओं में लिखे हो सकते हैं। फिर इसके बाद स्तंभ हो गए, जैसे कोई भी स्तंभ बना है वो किसका इंडिकेट करता है? अब जैसे कोई मंदिर है, सांची का स्तूप है, खजुराहो के मंदिर है, ये किस इतिहास को इंडिकेट करते हैं? ताजमहल है, और इस टाइप से वो तो मध्यकालीन भारत हो गया। बीच में बोल दिया। सांची का स्तूप, भरत का स्तूप, खजुराहो का मंदिर, दशावतार का मंदिर कानपुर में, अब जैसे हम बात करते हैं अभिलेख क्या होता है? अभिलेख हर जगह लिखे हो सकते हैं, चाहे वो स्तंभ हो, दीवाल हो, गुफाएं हो, चाहे मुद्रा हो, मूर्तियां हो, ताम्र पत्ते हो, तांबे के पत्तों में, हर वो जगह जहां पर गुदा हुआ हो वो अभिलेख हो गया है। अब कई इतिहासकारों में, पुरातत्व में स्तंभ भी आते हैं। स्तंभ मतलब दीवाल, एक खंबा, एक खंबे किसका इंडिकेट करता है? जैसे हम बात कर लें सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो पूरा का पूरा स्तूप है वो किसको इंडिकेट करता है? खजुराहो के मंदिर, कानपुर में दशावतार का मंदिर, देवगढ़ के मंदिर। जो ये मंदिर है वो किन किन राजाओं ने बनाया था, तो उन राजाओं में किसकी झलक दिखती है? राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, तो वो इतिहास के बारे में पता चलता है। वो क्या दिखते हैं? पुरातत्व में आते हैं, शिलाओं में आते हैं, मुद्रा, मूर्तियां, स्मारक, इन सभी में पुरातत्व से संबंधित आते हैं। एक बात आपको नोट करने वाली है, अभिलेख का जो अध्ययन होता है इसको बोलते हैं पुरालेख शास्त्र। इसको मुंह पर लिख देते हैं, चलिए आप लोग समझ लीजिए, लेक्चर ऑलरेडी पूरा होने वाला है। अभिलेख जो होता है इसके अध्ययन को बोलते हैं पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी। जो कि अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है वो उससे पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। इसी प्रकार से मुद्रा का जो अध्ययन होता है, कि मीन्स कौन से राजाओं ने अपनी मुद्रा में क्या लिखा, क्या बनाया, किस चीज को इंडिकेट किया है, तो उसका अध्ययन कहलाता है मुद्रा लेख शास्त्र। अभिलेख का अध्ययन, पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी, मुद्रा का अध्ययन, मुद्रा लेख शास्त्र। आई होप आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी संपूर्ण हो गई होगी। इसी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो या कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। क्लास डिसमिस्ड।